अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। नाज़रीन, कल पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। टोटल 14 नशिस्तों के ऊपर 2 कौमी असम्बली की हैं और 12 सूबाई असम्बली की हैं। और 2 बड़े कंटेंडर एज़ यूजुअल पीटीआई वर्सेस पीएमएल नून। कौन जीतता है, या फार्म 45 वर्सेस फार्म 47 हमें देखने को मिलेगा लाइक फरवरी 8। तो कल का मार्का, जिसे कहते हैं सबकी नज़रें इस मार्के के ऊपर। और लेकिन इससे पहले ख़बर जो ये है कि सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है पंजाब में। माइंड बॉगलिंग है इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि इलेक्शन आपका होने जा रहा है और आप सेक्शन 144 इम्पोज कर दें। यही रिपीट ऑफ दैट है जो हमने फरवरी 8 के जनरल इलेक्शन में भी देखा था कि इलेक्शन के टाइम पे। तो क्या कल पंजाब में स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे ये इलेक्शन होने जा रहा है ज़िमनी, हमें फिर मोबाइल सर्विस बंद मिलेगी, इंटरनेट सर्विस बंद मिलेगी? ये हम कल ही देख पाएंगे। तो खैर नाज़रीन, एंटिसिपेट करके रखिएगा, जिसे कह लें कि कुछ भी मुमकिन है। इसको डाइसेक्ट करने के लिए, पूरी बात करने के लिए, पूरे इलेक्शन पे जिनकी नज़र है, इन्होंने पूरी तरह से कवर भी किया है, सीनियर जर्नलिस्ट है और नोन टीवी चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, अब्बास नकवी साहब। अब्बास, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जी बहुत शुक्रिया सर, ज़ुल्करनैन साहब बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, बताइएगा 14 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है, ज़रा तस्वीर कशी कीजिएगा इनकी। जी ज़ुल्करनैन साहब देखें, इससे पहले आपने आम इंतखाबात देखे जो फरवरी के अंदर हुए, और उसके बाद पहले ज़िमनी इंतखाबात जो हैं ये आम इंतखाबात के बाद होने जा रहे हैं। और इसमें कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये आम इंतखाबात के बाद जो पहले ज़िमनी इंतखाबात हैं, ये एक एज हासिल होता है, जो हुकूमत में बैठे हुई पार्टियां होती हैं उनको एक एज होता है कि वो इनमें ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें बेहतर अंदाज में जो उनके उम्मीदवार हैं वो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अच्छे अंदाज में ज़्यादा सीटें जो है हुकूमत ले सकती है। अगर हम बात करें इन तमाम ज़िमनी इंतखाबात की, तो इस मरतबा जो है, क्योंकि नून लीग जो है वो इस वक्त पंजाब में तकरीबन 245 सीटें उनके, अगर हम बात करें तहादियों के साथ, तो उनके पंजाब असम्बली में उनके पास मौजूद है, जो एक बहुत बड़ा फिगर है 371 में से। तो अगर इस वक्त नून लीग मेहनत करने में कामयाब हो जाती है, इस वक्त नून लीग के पास इत्तेहाद जो है वो आईपीपी का भी मौजूद है, क्योंकि लाहौर से आईपीपी पे शुएब सदीकी जो है पीपी 149 से सपोर्ट कर इलेक्शन लड़ रहे हैं, और उसके ऊपर जो है एनए 119 के ऊपर अली परवेज मलिक इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह कसूर के से एक एनए की सीट के ऊपर नून लीग जो है, और ये तमाम सीटें जो हैं अगर आप देखें तो ये सारी नून लीग ने ही खाली की हैं इस वक्त, ओवरऑल इसको देखा जाए तो। क्योंकि एक हमदा शबाब की सीट थी ज़िमनी की जो उन्होंने खाली की है, जिसमें मलिक रियाज आ गए हैं, और उसके साथ अब जो शुएब सदीकी वाली सीट थी वो अलीम खान साहब ने उसको विड्रॉ किया, और उसके बाद अब शुएब सदीकी उस पीपी 149 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। जो अली परवेज मलिक की है वो मरियम नवाज ने खाली की है। तो ये अगर इस तमाम सूरत को देखा जाए तो ये तमाम सीटें जो खाली हुई हैं ये सारी हुकूमत की जानिब से ज़्यादातर जो खाली हुई, क्योंकि एनए की जो इलेक्शन हो रहे हैं और पीपी पे जो इलेक्शन हो रहे हैं उनके ऊपर अब जो तरीक़ेकार हुकूमत ने अपनाया है वो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन तमाम सीटों को, क्योंकि उन्होंने विड्रॉ किया है, तो इन्हीं को कामयाबी भी वो ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करें। इसके हवाले से आज भी जो है कैंपेन जारी है, मुकम्मल अंदाज के अंदर, बेहतर अंदाज के अंदर जो है अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं, लेकिन की जा रही है। उम्मीदवार जो है निकले हुए हैं, और कल जो ये इलेक्शन होने जा रहा है इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा पुरजोश नज़र आ रही है। हुकूमती उम्मीदवार काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं, जोश भी नजर आ रहे हैं, और उनकी ये दावे हैं कि वो उन सीटों को दोबारा हासिल कर लेंगे। अगर हम बात करें तहरीक इंसाफ की और दीगर साथी पार्टियों की, तो उनको भी उम्मीद है कि उनका वोट बैंक जो है वो इंटैक्ट है इन तमाम एनए और पीपी की सीटों के ऊपर। और जैसा कि आपने बात भी की फॉर्म 45 की और फॉर्म 47 के हवाले से, जो आम इंतखाबात में भी जिसकी गूंज सुनाई देती रही, और इसके हवाले से सुनने में ये आया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में जो है काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ की गई एनए की सीटों पे भी और पीपी की सीटों के हवाले से भी। तो इस हवाले से अब भी जो तहरीक इंसाफ है उसकी क़यादत और उसके जितने भी उम्मीदवार हैं वो सारे अब भी
और उनका ये मौकफ है, उनका ये कहना है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से हमें इन तमाम मुश्किलात का सामना आम इंतखाबात में भी करना पड़ा, और अब जो सूरत हाल है ज़िमनी इंतखाबात में उसमें भी ये मुश्किलात उनके लिए पैदा हो सकती हैं। राइट। लेकिन नकवी साहब, इसमें एक क्वेश्चन ले लीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि ये बताइएगा कि जब से ये कंपेन कर रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, पहले तो ये बताइएगा कि ये सारे के सारे 14 जो इनके कैंडिडेट हैं, ये सारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टिकट के ऊपर लड़ रहे हैं, या कि कोई इनमें से इंडिपेंडेंट भी लड़ रहा है बैक बाय पीटीआई में? साहब, ये आपका एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। इसके अंदर मैं आपको एक अहम बात ये बताता हूँ कि पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त जितने भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो अरकान के नाम से जो तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं, और तकरीबन पंजाब असम्बली के ऐवान के अंदर 100 से ज़ायद सीटें हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ की। लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसने इस तमाम प्रोसेस के अंदर, इस तमाम मामले के अंदर हिस्सा ही नहीं लिया था। और अगर पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे भी अगर आप जाके देख सकें तो वहां पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे भी इन तमाम अरकान को इंडिपेंडेंट अरकान जो है वो लिखा गया है। तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का जो नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक लेटर भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, और उन्होंने कहा था कि हमने इस प्रोसेस के अंदर, इस सिस्टम के अंदर हिस्सा नहीं लिया। और पंजाब में जो खवातीन की रिजर्व सीट के हवाले से भी जो मामला आए थे, जो तमाम जो है तकरीबन 66 टोटल जो है पंजाब असम्बली के ऐवान में खवातीन की रिजर्व सीट बनती हैं, जिसमें से 59-60 सीटें जो है वो नून लीग ले गई। और उसकी वजह यही थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने एक लेटर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जमा करवाया, उसमें उनका ये कहना था कि हमने खवातीन की रिजर्व सीट के अंदर एक भी नाम नहीं दिया, जिसकी वजह से कानूनी और आईनी तौर पर उनको और कोई सीट मिली नहीं पंजाब के अंदर। साहब, उसमें तो बड़ा क्लियर था ना ऑलरेडी कि बाय द टाइम जब ये इत्तेहाद करने जा रही थी पीटीआई, तो ये उससे एमडब्ल्यूएम से करने जा रही थी, और बाद में सर्टन प्रेशर आया। उन्होंने लिस्ट जरूर दी हुई थी, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने नहीं लिस्ट दी हुई थी। ये बेसिक वो चीजें थी जो इनको जिसे कह लें कि आफ्टर थॉट आया पीटीआई को। ये सारा होमवर्क पहले करने वाला था। देखें, इनकी लड़ाई बड़ी थी, लड़ाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट तक जब लैंड कर गया, आप भी एंटिसिपेट कर रहे थे, मैं भी एंटिसिपेट कर रहा था कि इनसे बल्ला जो है वो छिन जाएगा, ये आजाद जाएंगे। तो लेकिन इनका कोई होमवर्क नहीं था, और जो वही मसला कि इनके पार्टी के अंदर के मसाइल, सारी मेन लीडरशिप जेल में है, तो जिनके हाथ में पार्टी आई हुई है वो कुछ चीज़ें अच्छा फिगर आउट नहीं कर पाए, और आखिर पे इनसे रिजर्व सीट्स जो है एक तरह की बड़े कन्वीनियंटली छीन ली गई। तो बेसिकली तो ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मेरा ख्याल इतना इशू नहीं है कि अगर वो लेटर नहीं उन्होंने दिया तो नहीं दिया था भाई, आप फिर कोई और पार्टी ढूंढ लेते। आपको तो कोई XYZ पार्टी ही चाहिए थी ना, जिसके अम्ब्रेला के अंडर आके आप इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते, जीतने के बाद आपको रिजर्व सीट मिलती। अब आप सारी रिजर्व सीट से महरूम है, और आपने देखा कि सेनेट का इलेक्शन हुआ, सेनेट के इलेक्शन में भी वो वोट जो रिजर्व सीट का वोट है उससे उनको ज्यादा सीटें सेनेट में मिली, जो इनकी ओपोनेंट पार्टी है, चाहे वो PML नून हो, चाहे वो PPP हो। जी 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 नकवी साहब। जी जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आप रुकना साहब एक और बात आप गौर करें कि 9 मई की ये कीमत जो है इन्होंने अदा की है। अगर तहरीक इंसाफ जो है 9 मई की जो सूरत हाल के ऊपर जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, या जिस तरीके से उन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया था, अगर वो इस तरह का इकदाम ना उठाते तो शायद उनको ये चीजें फेस ना करनी पड़ती। हाँ जी, पीटीआई थोड़ा सा इसको क्वेश्चनेबल भी तो बनाती है इस चीज को। वो कहते हैं कि आप जुडिशियल कमीशन बनाएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हम कितने इन्वॉल्व थे, और इसके अलावा कौन लोग इन्वॉल्व थे इस सारे मामले को इतना बिगाड़ पैदा करने में। लेकिन ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर जुडिशियल कमीशन इस पे बन ही जाता, या गवर्नमेंट इसको बना ही दे, तो मेरा ख्याल इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए। आप क्या देखते हैं इसको? देखिए सर, अगर उस वक्त की हम बात करें तो उससे पहले जो जत्थे जिस तरीके से जमान पार्क के बाहर इकट्ठे किए गए थे, उन्होंने जिस तरीके से सारी तैयारियां की हुई थी, लोगों को वहां पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। उसके बाद पुलिस के साथ लड़ाई थी, आम पब्लिक को तो नहीं मारते थे वो। लॉ फोर्सेस के जो पुलिस एहलकार थे उन पे जिस तरीके से तशद्दुद किया गया सर, रियासत को जो तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत थी वो मुस्तकिल तौर पर चैलेंज तो कर रही थी इस तमाम मामले के अंदर ओवरऑल, और देखा भी गया कि हर मौके के ऊपर उन्होंने बढ़ चढ़ के इस तमाम मामले के अंदर हिस्सा लिया, और उसी की कीमत उन्होंने अदा की। और आज इसी वजह से
ए कैटेगरी, बी कैटेगरी रियासत तहरीक इंसाफ की जो है वो इस वक्त जेल में बंद है। उसकी वजूहत यही है। और इस वक्त जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि ये नाकामियां इनको क्यों मिली कि सुन्नी ताक काउंसिल पे इनको जाना पड़ा MWM के हवाले से ये फैसला करते हैं, कि उसकी वजह यह है कि सी कैटेगरी इस वक्त विफाक और पंजाब के अंदर जो है तहरीक इंसाफ की परफॉर्म कर रही है। अगर मैं आपसे पंजाब की बात करूं तो पंजाब में जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, पंजाब असेंबली के अंदर मलिक अहमद खान बच्चड़ जो है वो अपोजिशन लीडर बने, उससे पहले राना आफ्ताब का नाम आ रहा था, और उस वक्त पंजाब असेंबली के ऐवान के अंदर भी और कौमी असेंबली के अंदर भी आपस के अंदर क्लैशेस जो है तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त बाहर क़यादत मौजूद है उनके बहुत ज्यादा आपस के अंदर चल रहे हैं। वो एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पा रहे तमाम मामला के ऊपर। एक सियासतदान जो है वो बयान देता है तो दूसरा सियासतदान उसकी मुखालफत करता है, चीजों को डिस्टर्ब करता है, चीजों को आपस में आमने सामने आ जाती हैं, जिसकी वजह से तमाम सूरत हाल जो है इन सबको फेस करनी पड़ रही है। उसकी वजह ये कि इनकी जो मरकजी लीडरशिप है वो सारी आउट है सिस्टम से मुकम्मल तौर पे। और जब तक इनकी मरकजी लीडरशिप नहीं आएगी उस वक्त तक नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर जो सियासी जमातें हैं वो इस हवाले से इन तमाम चीजों का फायदा भी उठाएंगी और इंजॉय भी करेंगी, क्योंकि उनको ये पता है कि इस वक्त इनमें कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है, इनके फैसला साज जो है वो मौजूद नहीं है। और इसी वजह से ये जो अब ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कल के रोज, इसका भी फायदा जो है ये हुकूमती पार्टियां जो है नून लीग, IPP और दीगर सियासी पार्टियों को इसलिए ज्यादा मिलेगा क्योंकि उनकी जो आला क़यादत है वो ऑन बोर्ड है, मुकम्मल तौर पे साथ है, और उनको ये पता है कि हमने इलेक्शन में कैसे परफॉर्म करना है, आवाम को कैसे कन्विंस करना है। और ये जरा ये कहते हैं, और जो मैंने भी कंपेन इनकी देखी है जिस तरीके से ये कर रहे हैं, ये लग रहा है कि दोबारा जो है हुकूमत जो है इनमें ज्यादा से ज्यादा सीटें कामयाब करने में NA में भी और PP में भी हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जो अब तक की सूरत नजर आ रही है। इसी इलेक्शन को लेकर थोड़ा बताइएगा कि क्या PTI के कैंडिडेट्स को कैंपेन करने दी गई है? फरवरी 8 के इलेक्शन से पहले तो हमने देखा कैंपेन बिल्कुल उनको करने नहीं दी, एक स्मॉल टाइम रैली भी वो नहीं निकाल सके। तो ये इन 14 सीटों के ऊपर इनके जो कैंडिडेट्स थे अपने हलकों में ये कैंपेन कर पाए? जी, ये आपका बड़ा अहम सवाल है। देखिए उस वक्त जो सूरत हाल थी उसके मुताबिक उस वक्त ठीक है, कैंपेन बहुत सारे जगहों पे मुश्किलात का सामना था तहरीक इंसाफ को, लेकिन अब बहुत सारी जो गर्द है वो बैठ चुकी है। और अब जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान जो हैं वो खड़े हुए हैं ज़िमनी इंतखाबात के अंदर, वो कैंपेन कर भी रहे हैं, वो जा भी रहे हैं, वो वोट भी मांग रहे हैं। उनको इजाजत है इमरान खान की पिक्चर अपनी पिक्चर के साथ लगाने की, अपने बैनर्स पे, अपने पोस्टर्स पे, फ्लैक्सेस पे? सॉरी, दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी, मैंने कहा इन उम्मीदवार, जाहिर है आज इलेक्शन कैंपेन खत्म होगी, 24 घंटे पहले खत्म हो जाती है, अब डोर टू डोर जाके करें तो करें। तो क्वेश्चन ये था कि ये ड्यूरिंग जितनी भी इन्होंने कैंपेन की, इसमें इमरान खान की पिक्चर इन्होंने अपने बैनर्स के ऊपर, अपने पोस्टर्स के ऊपर, फ्लैक्सेस के ऊपर कैंडिडेट्स ने लगाई, या कि उसके बगैर ही इन्होंने कैंपेन की? नहीं जुल्कुरैन साहब, ये तो अभी तक इजाजत नहीं मिल सकी इस हवाले से तस्वीरें लगाने की या तस्वीरें लगाकर वोट मांगने की। ये तो बिल्कुल क्लैरिटी है इस हवाले से। और अभी तक जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ है उनको अब बानी PTI लिखा जाता है तमाम जगहों के ऊपर। उस हवाले से तो इनके साथ मुश्किल मसाइल चल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि उनके जो केसेस चल रहे हैं तोशा खाना के हवाले से, 9 मई के हवाले से और दीगर तमाम मामला के हवाले से, जो चेयरमैन PTI या बानी PTI के जो केसेस चल रहे हैं उनके हवाले से अभी तक उनको अदालतों में का सामना है, और वहां पर वो अभी तक कन्विंस नहीं कर सके अदालतों को अपने तमाम मामला के हवाले से, जिसमें उनकी जो ज़ौजा है पिंकी पीरनी, वो भी इन केसेस का सामना कर रही हैं। और उसके अलावा दीगर जो क़यादत है लाइक शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज इलाही और दीगर जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, वो अभी उनकी मुश्किलात में कमी होती मुस्तकबिल करीब में भी नजर नहीं आ रही। और उसका सारा असर जो है वो तमाम बर्दाश्त करना पड़ेगा जो तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवारान हैं, जो इस वक्त कौमी असम्बलियों और पंजाब असम्बली के अंदर हैं, या फिर वो ज़िमनी इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं, उन सबको ये फेस करना पड़ेगा और इसको उनको बर्दाश्त करने पड़ेगा। अभी इतना इजी एक्सेस जो है नहीं दी जा रही तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उनको सियासत के अंदर।
और इसीलिए ये सारी मुश्किलात पैदा हो सकी हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ जो सियासत कर रही थी वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव सियासत भी थी, लड़ाई मारकुटाई की सियासत की तरफ वो चली गई थी। जमान पार्क और इस्लामाबाद के अंदर जिस तरीकों से ब्लड शेड किया गया, लोगों पर तशद्दुद किया जाता था, लोगों को मारा पीटा जाता था, दूसरी सियासी जमातों की क़यादत के हवाले से गुफ्तगू की जाती थी सोशल मीडिया के ऊपर, उसके हवाले से भी ये मुश्किलात सारी जो है तहरीक इंसाफ के लिए अभी लगता है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कहीं भी कम होती नजर नहीं आ रही, और ये इनको कीमत शायद अभी मुस्तकबिल करीब में मजीद अदा करनी पड़े इस हवाले से। तो नकवी साहब, अभी आपने चौधरी परवेज इलाही साहब की बात की, पीटीआई के प्रेसिडेंट हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं वहाँ से, गुजरात से, और लाहौर में अगर हम बात करें तो उनके बेटे जो हैं चौधरी मोनस इलाही साहब, वो लड़ रहे हैं लाहौर से। लाहौर की 158 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो ये दो बड़ी सीटें बन जाती हैं। तो इधर क्या चल रहा है, मतलब लाइक पीएमएल नून के कैंप में पैनिकी है कि जाहिर है पहले भी जो चौधरी परवेज इलाही हैं उनका यही कहना था कि वो फॉर्म 45 के मुताबिक एक बड़ी लीड से जीत गए थे गुजरात में, लेकिन फॉर्म 47 के तहत उनको हराया गया। तो अब अगर हम फॉर्म 45, 47 को एक लम्हे के लिए साइड पे रखते हैं, जो 1-on-1 कॉन्टेस्ट है, अगर हम लाहौर की बात कर ले, बड़ी सीट है 158, मोनस इलाही वर्सेस नून लीग के नवाज लिदड़ हैं, या मरियम नवाज साहबा ने जो सीट छोड़ी थी NA 119, उसमें अली परवेज मलिक वर्सेस पीटीआई के शहजाद फारूक हैं। तो ये 2-3 सीटों का ज़रा बताएं कि कितना कंपटीशन कितना है, और नून लीग इसमें जान मार रही है, क्योंकि अपोनेंट कैंडिडेट ज़रा तगड़े हैं या उनका एक स्टैचर है, लाइक मैं मोनस इलाही और चौधरी परवेज इलाही इन गुजरात की भी सीट ऐड कर लीजिएगा, वो PP 32 है कुंजा। देखिए सर, बात यह है कि आपने चौधरी फैमिली की बात की, तो ये हमेशा एग्जांपल दी जाती थी, मिसालें दी जाती थी चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की, चौधरी खानदान के आपस में एक होने की। लेकिन आप ये भी देख लें कि ये तमाम सूरत हाल को यहाँ लाने वाले चौधरी परवेज इलाही, चौधरी मोनस इलाही और उनकी खवातीन हैं, जिन्होंने ओवरऑल मुकम्मल तौर पे इस सियासत के चक्कर में पूरे खानदान को तोड़ दिया। नहीं, वो देखे, वो तो ये तो व्यू पॉइंट हो सकता है ना। इस तरह आप ये भी कह सकते हैं कि चौधरी शुजात और उनके जो बेटे हैं सालिक हुसैन और शाफी हुसैन, वो शरीफ के साथ मिल गए और मिलके उन्होंने फैमिली ब्रेक कर दी, और ये पहले तो पीटीआई के साथ ही चल रहे थे ना, लेकिन जब वो रजीम चेंज की बात हुई तो रजीम चेंज में इन्होंने दूसरी फोर्सेस को सपोर्ट किया, फैमिली भी ब्रेक की, और फैमिली ब्रेक करने के बाद फिर आपके सामने ही है, अगर आप चौधरी परवेज इलाही की वाइफ की एग्जांपल ले लें, कैसरा इलाही, तो 1,10,000 वोटों से वो जीती हुई हैं, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उन्होंने सालिक हुसैन को हराया है 1,10,000 वोटों से गुजरात में नेशनल असेंबली की सीट के ऊपर, लेकिन फॉर्म 47 में चेंज हो गया। रात में जो रिजल्ट आया था आपके सामने भी है। तो इस चीज़ को दोनों तरह से देखने का एंगल है कि फैमिली में किसने बेसिक था कि कौन किसकी साइड पे रहता। एक ने चूज किया शरीफ की साइड पे रहना है, एक ने चूज किया इमरान की साइड पे रहना है। इमरान चूंकि ज़ेरे अताब आए तो जो उनके साथ थे उनको प्राइस पे करनी पड़ी। आप इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। सर मैं आपको चौधरी शुजात से जो अपनी मेरी मुलाकात हुई थी, मैं उसका अहवाल आपको बता देता हूँ। उस वक्त तक ये सारी सूरत नहीं बनी थी, तो चौधरी शुजात साहब से मैं मिलने गया उनके घर। तो वहां पर चौधरी शुजात साहब से जब मैंने सूरत के ऊपर बात की, तो उनका और चौधरी सालिक हुसैन, चौधरी शाफी हुसैन का ये कहना था कि 3 दफा चौधरी मोनस इलाही हमारे पास आए और उन्होंने बार बार हमें ये कहा कि सियासत अपनी अपनी होनी चाहिए। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो उन्होंने खुद बताई। चौधरी शुजात हुसैन की ख्वाहिश नहीं थी कि सियासत अपनी अपनी होनी चाहिए। उनका ये कहना था कि जब इमरान खान के हवाले से वज़ीर आला पंजाब बनने के हवाले से चौधरी परवेज इलाही का नाम आया था, तो उससे पहले चौधरी मोनस इलाही ने मुझ पे प्रेशर डाल के ये कहा था कि आप जाके शरीफ फैमिली से बात करें चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने के हवाले से, जिस पे वो मान भी गए थे। कहते उस वक्त जब तमाम मामला हम तय करके आ चुके थे, तो उसके बाद चौधरी मोनस इलाही चौधरी परवेज इलाही को लेके निकले। तो चौधरी शुजात हुसैन का ये कहना है कि मैंने चौधरी परवेज इलाही से पूछा कि आप किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने वादे तौर पे कहा कि हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ को, बानी पीटीआई को जवाब देने के लिए जा रहे हैं कि हम आपके साथ नहीं चल सकते। लेकिन वहां जाके उन्होंने अपनी कमिटमेंट तोड़ी, चौधरी परवेज इलाही ने भी और चौधरी मोनस इलाही ने भी, और उस हवाले से उन्होंने वज़ीर आला पंजाब की ऑफर इमरान खान की जानिब से, चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कबूल कर ली, जिसके बाद ये दरार जो है गहरी होना शुरू हुई।
तो अगर तमाम मामले को अगर हम देखते हैं तो इसमें, हाँ जी नकी साहब, यहाँ दूसरा व्यू पॉइंट भी ले लीजिएगा इसमें। वो कहते हैं कि अगर आप चौधरी परवेज लाई की बात करें या चौधरी मोनस लाई की बात करें, वो कह रहे हैं कि हमने इमरान को नहीं छोड़ना था, चूंकि हमने नहीं छोड़ा तो ऑब्वियस है फैमिली में फ्रिक्शन आ गई, फैमिली में दरार आ गई। तो बाद में जो फिर आगे चल के May 9 हो गया, May 9 के बाद तो फिर पूरी पीटीआई ज़ेरे ताब आ गई और सभी को ही, और जो पीटीआई के साथ भी था सबको उसकी प्राइस पे करना पड़ी। आप इसको इस तरह से भी देखें, देखिए पॉलिटिकल मूव्स होती हैं। अगर आप February 8 का इलेक्शन देख लें तो इसमें आप देख लें कि फिर पॉलिटिकल विजडम किसकी ज़्यादा हुई। मतलब अगर आप वर्सेस चौधरी शुजात की बात कर लें या चौधरी शुजात वर्सेस चौधरी परवेज लाई, तो जाहिर है पब्लिक तो इस टाइम इमरान के साथ है, तो इसमें तो पॉलिटिकल विजडम फिर चौधरी परवेज लाई की ज्यादा हुई अगर इस कॉन्टेक्स्ट में, या मोनस लाई की। लेकिन सर अगर हम गुजरात की बात करते हैं जुल्करनैन साहब, तो गुजरात की बहुत सारे सिनेरियो जो है गुजरात पूरा जीता है। मतलब जो ग्राउंड रियलिटी है वो तो है, हम उसको चेंज तो नहीं कर पाएंगे ना। देखिए नून लीग का टिकट हॉट टिकट कंसीडर होता था जब इमरान को जिसे कह लें कि नो कॉन्फिडेंस में घर भेजने के बाद तक इवन, लेकिन वंस जब उन साहब को घर भेज दिया गया, पब्लिक उनके लिए निकल आई और फिर उसके बाद एक मोमेंटम बना, उसके बाद नून लीग का तो टिकट हॉट ही नहीं रहा और अभी वो हॉट टिकट जो है वो पीटीआई का बन गया। और तभी तो आपके सामने ही है, एक तरह की पूरे पंजाब में लैंडस्लाइड विक्ट्री थी पीटीआई की। तो इसमें जो ओल्ड पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, लाइक मैं फिर वही बात कर रहा हूँ, लाइक चौधरी परवेज लाई या चौधरी मोनस लाई, तो वो तो इस सेंस को ही देख रहे हैं ना कि उस टाइम पब्लिक किसके साथ जा रही है, क्योंकि रिजीम चेंज के बाद तो पब्लिक पीटीआई के साथ ही होना शुरू हुई। और यही रीजन था जिसकी वजह से आप देखें कि शरीफ ने डिसाइड किया कि हम फौरी इलेक्शन नहीं जा रहे, हम 16 माह का पीडीएम का टेन्योर कंप्लीट करेंगे। वो तो बाद में अब ये जिसे कहते हैं कि ये दूसरी कहानी ले आए हैं कि नहीं जी वो इमरान खान तिंगड़ा था तो हमने उसको मजा चखाने के लिए कहा नहीं जी हम आपको डंडे सोटे, वो जो 25 मई का इंसिडेंट है जिसमें डंडा सोटा चला, लॉन्ग मार्च के लिए वो निकले, लेकिन इन एक्चुअल तो उनको नजर आ गया था कि पब्लिक में हमारी वाट लग गई है, हमें वोट नहीं मिलना। तो दैट वाज द मेजर रीजन। तो वो तो आप सियासत तो अपनी अपनी इसी तरह ही होती है ना, आपको लगे कि ये भाई आगे आने वाला टाइम इस पार्टी का है तो आप तो उसको उसकी लहरें देख के आप उसकी तरफ जाएंगे। तो मैं तो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो मेरा ख्याल है कि फैमिली की फ्रिक्शन आई कि पॉलिटिक्स अपनी अपनी, तो जिसने जो बेहतर समझा उसने अपने लिए किया बाय दैट टाइम। और इवन अगर आप शुजात फैमिली को देख लें तो वो सिटिंग प्रिटी इन दैट कॉन्टेक्स्ट है कि उनको बाद में सीटें हारने के बावजूद लाख लाख वोट से सालिक हुसैन साहब हारे, शाफे हारे प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन उसके बावजूद असेंबली में भी हैं, मिनिस्टर भी हैं। तो वो कहते हैं ठीक है हमने चूंकि पावर्स दैट भी एस्टेब्लिशमेंट का साथ दिया, हमें रिवॉर्ड मिल गया। सर देखिए बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जो सिनेरियो जो सूरत-ए-हाल आप बता रहे हैं, लेकिन इसमें आप एक और बात भी गौर करें कि जो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ हैं, जब उनसे हमारी मुलाकात हुई और बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मेरे सामने दो ऑप्शन थी 16 माह की गवर्नमेंट से पहले लेने से पहले, या तो मैं सियासत बचा लेता या मैं रियासत बचा लेता। तो उनका ये कहना था कि मैंने फैसला ये किया कि मैं रियासत को बचा लूं, रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। जब मियां नवाज शरीफ से हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने वाज़े तौर पे कहा था, उन्होंने कहा कि इसकी मैंने भारी कीमत अदा की है क्योंकि मेरी सियासत को इसका बड़ा नुकसान पहुंचा है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद उनका ग्राफ जो है बहुत ऊपर चला गया था और नून लीग ने जब वो हुकूमत ली तो सारा जो 3.5-4 साल के जितने भी इश्यूज थे, जितने भी मामला थे या जो भी सूरत-ए-हाल मईशत की चल रही थी, वो तमाम गले पड़ गए नून लीग के और उसके इत्तेहादियों के। तो ये तो वादे तौर पे क्लियर था नून लीग की क़यादत को कि हम जिस हुकूमत को लेने जा रहे हैं 3.5 साल की इमरान खान की कारकर्दगी के बाद, ये हुकूमत करना हमारे लिए इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उनका ये कहना था कि हमारे लिए जो इस वक्त रियासत की सूरत-ए-हाल या हालात बन चुके थे, उस सूरत-ए-हाल के अंदर हमें रियासत को ऐसे हालात में छोड़ना भी हमें गवारा नहीं था कि इस तरीके से पाकिस्तान को हम श्रीलंका बनने दें और यहाँ पर जो है पाकिस्तान बिल्कुल मुकम्मल खत्म हो जाता, मईशत उसकी खत्म हो जाती, सूरत-ए-हाल उसकी कोई रहती ना, और जैसे श्रीलंका के हालात पैदा हो गए थे वैसे ही पाकिस्तान बन जाता। तो ये इस हवाले से भी नून लीग की जो मरकजी क़यादत है उसकी पॉलिसी भी क्लियर है। देखिए डिलीवरी भी देखी जाती है, डिलीवरी के हवाले से 3.5 साल के अंदर अगर देखा जाए तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ जो है या उनकी पार्टी जो है वो डिलीवरी करने में कोई इतना कामयाब नहीं रही। रिज्यूम करते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन टेक ए ब्रेक। वेलकम बैक।
नकवी साहब, इसमें हम बात कर रहे थे, हमारी बात वहीं से चल रही थी कि जो लाहौर के हलके हैं स्पेशली, दो वेरी इम्पोर्टेंट वन, जिसमें एक में अली परवेज़ लड़ रहे हैं जो कि मरीम नवाज साहबा की सीट थी, छोड़ी उन्होंने 119 की। तो उसमें बताइएगा कि कितना कांटेदार मुकाबला है। दूसरा मैंने आपसे वो पूछा था चौधरी मोनस सलाही साहब की वर्सेस नून लीग के नवाज लीडर साहब से, तो 158 है हल्का, काना वगैरह ये एरियाज़ आते हैं, लो इनकम ग्रुप एरिया है, वो वेरी थिकली पॉपुलेटेड है। और इवन अली परवेज़ साहब की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये भी इज़ क्वाइट थिकली पॉपुलेटेड है। तो इसमें बताएं, कांटेदार मुकाबला हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी, बात आपकी बिल्कुल ठीक है जुल्कुनैन साहब। इस वक्त अगर हम लाहौर की बात करें तो कांटेदार मुकाबला तो है, और उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान इलेक्शन लड़ रहे हैं वो टफ टाइम दे सकते हैं नून लीग की जो उम्मीदवारान है ज़िमनी इलेक्शन में। जैसे अली परवेज मलिक ने 119 से इलेक्शन लड़े हैं, अच्छे कैंडिडेट हैं और पहले भी MNA रह चुके हैं नून लीग के, लेकिन उनको पहले से 3 गुना ज्यादा मेहनत करना पड़ी है। मरियम नवाज ने हल्का छोड़ा है, इसके नीचे PP 149 आ रहा है जिसमें शुएब सिद्दीकी का ज्वाइंट वेंचर है नून लीग के साथ, और ये अलीम खान साहब ने सीट छोड़ी है। उसके बाद शुएब सिद्दीकी PP 149 पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, उकाब के उस पे लड़ रहे हैं ना मेरा ख्याल। IPP की मतलब उनका सिंबल तो उकाब है, लेकिन नून सपोर्ट कर रही है, शेर के सिंबल पे तो ना लड़े शुएब सिद्दीकी जो है। जी, ये वैसे ही इलेक्शन है जैसे शादरे में NA 117 में अलीम खान साहब जो है उन्होंने NA की सीट पे लड़ा था, और उनके नीचे समीउल्लाह खान और गजाली सलीम भट्ट ने नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ा था। तो ऊपर जो है लोगों ने बाप को वोट डाला था और नीचे नूर शेर को वोट डाला था। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पर NA 119 में अली परवेज मलिक शेर के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, और जो शुएब सिद्दीकी हैं वो उकाब के निशान पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो उन्होंने जो कंपेन चल रही है अब ऊपर NA पे शेर का वोट मांगा जा रहा है, और PP के ऊपर जो है वो उकाब का वोट मांगा जा रहा है, और इस हवाले से मुस्तकिल तौर पे जो सियासी पार्टियां हैं वो अपना अपना जोर लगा रही हैं। कांटेदार मुकाबला बिल्कुल हो सकता है। और ये जो 158 पे मोनस सलाही वर्सेस नवाज लीडर, यहाँ पे सुना बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंपेनिंग गई है ऑफ बोथ कैंडिडेट्स की। जी देखिए, मोनस सलाही इस वक्त मुल्क के अंदर नहीं है, मुल्क के अंदर नहीं है, ये सूरत हाल ये है। लेकिन सोशल मीडिया पे परवेज लाई नहीं मौजूद, वो भी जेल के अंदर है, वो भी सामने मौजूद नहीं है। लाहौर का हल्का गुजरात में तो एच दिया जा सकता है मोनस लाई को कि वो उनके लोग जो है कंपेन करें, लेकिन इस वक्त यहाँ पर चौधरी मोनस लाई की कंपेन करने वाले कोई इतने स्ट्रॉन्ग लोग नहीं है, क्योंकि शाफी हुसैन, चौधरी शुजा हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन है वो भी इस सिस्टम से अलग हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। तो कंपेन तो एक अलग चीज है, लेकिन उसके साथ आप लेकिन एक एडवांटेज नहीं मिल रहा बाई पोल्स में, वो सीधा सीधा कि अब सबको पता है कि इनका इलेक्शन सिंबल क्या है, इसके ऊपर जाके हमने ठप्पा लगाना है। पहले तो समझ ही नहीं आती थी कि इलेक्शन सिंबल है क्या, गाजर मूली ठीक है, कद्दू पे जाके। अब जरा आसान है कि घोड़े के ऊपर जाके आप जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का सिंबल है, तो सबको पता है कि PTI इसके प्लेटफॉर्म से लड़ रही है, तो वो कंपैरेटिवली लोगों के लिए या PTI के सिंपथाइजर के लिए, सपोर्टर्स के लिए आसान हो गया। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन ये बात भी आप देखें कि जो आम इंतखाबात होते हैं उसमें लोगों का इंटरेस्ट जो है काफी ज्यादा होता है वोट कास्ट करने के ऊपर, लेकिन जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें हमेशा देखा गया है कि जो टर्नओवर है, अगर आम इंतखाबात के अंदर 30%, 40% वोट कास्ट होता है, तो जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें वो टर्नओवर जो है वो 20% पे आ जाता है या 15% के ऊपर आ जाता है। सही। तो दूसरे इस वक्त अगर आवाम की सूरत की बात करें तो आवाम जो है इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी, जो बड़े बड़े बिल्स आ रहे हैं उनसे बहुत ज्यादा उकता चुके हैं, तो वो भी वोट कास्ट करने के लिए अब उनका जो हमने सर्वे किए उस इतना ज्यादा इंटरेस्ट नजर नहीं आता उनका वोट कास्ट करने के हवाले से, लेकिन फिर भी वोट कास्ट करने के लिए लोगों की तादाद तो निकलेगी, क्योंकि उनकी कोशिश तो यही है कि किसी तरीके से हालात जो है वो चेंज हो जाए। वोट तो हासिल कर सकेंगे मोनस सलाही, लेकिन जो उस सारे हल्के का मैंने जायजा लिया है, कोई क्योंकि हल्का जो है वो लाहौर का, गुजरात का हल्का नहीं है, तो इस हवाले से नून लीग जो है लाहौर को उनका कभी गढ़ कहा जाता था, अब वो दोबारा वो कोशिश कर रही है लाहौर को अपना गढ़ बनाने के लिए, क्योंकि स्टेट मशीनरी यूज कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मरियम नवाज की है, नून लीग की है, तो फुल टाइम स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है बाई पोल्स में, स्पेशली इन लाहौर। सॉरी रिपीट कीजिएगा। जी जी, मैंने कहा स्टेट मशीनरी इस्तेमाल हो रही है चूंकि गवर्नमेंट नून लीग की है। जी बिल्कुल, ये
जो भी हुकूमत आती है वो आम इंतखाबात के बाद, जब वो हुकूमत आती है तो उसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में ये एक एज हासिल होता है उस गवर्नमेंट को, उस हुकूमत को, कि वो अपनी मशीनरी इस्तेमाल कर पाती है। इसके अलावा जो है फंड दिए जाते हैं उस हल्के के अंदर। और अब भी पंजाब हुकूमत ने, जैसा मरियम नवाज आई तो उसके बाद फंड जो है बहुत सारे उन्होंने जारी किए। इसके अलावा लाहौर शहर में इस वक्त भी तरक्याती काम जो है वो चल रहे हैं। तकरीबन एक हफ्ता कबल जो है मरियम नवाज ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि लाहौर को दोबारा नया बनाने के लिए 30 अरब रुपए जो है जारी किए जा रहे हैं। तो ये एक असरअंदाज होता है लोगों की सोच के ऊपर उस हुकूमत का कि यह हुकूमत जो है वो काम कर रही है तो ये डिलीवर कर सकती है। तो इसके बंदे को वोट दिया जाए और उसी के बंदे से वोट कास्ट किया जाए ताकि वो आए तो फंड भी उसको मिलेंगे, हमारे इश्यूज भी ये हल करेगा, नौकरियों के मसाइल भी ये बंदा हल करेगा। तो एक एज हासिल होता है ये हुकूमत के बिल्कुल ठीक। उम्मीदवार को। एक आखिर पे एक बड़ा कमेंट कर दीजिएगा। आपने सारे मोस्टली सभी हलकों को देखा, कईयों पे आपने जाके खुद सर्वे किया। मुझे ये बताइएगा कि आपको लगता है कि फिर वही हम थोड़ा सा रिपीट ऑफ द सीन देखेंगे, फॉर्म 45 कन्वर्ट हो जाएगा 47 में, मीन 45 का रिजल्ट कुछ और 47 का रिजल्ट कुछ और। ये इलेक्शन कमीशन इसका चांस लेगा या उसको डायरेक्शन आएगी? अब ज़िमनी में आपको लग रहा है ऐसा कि या ज़िमनी में जो एक्चुअल रिजल्ट होगा वही होगा? 21 लाख वोटर है 14 सीटों के ऊपर, जो 21 लाख में से जितने भी लोग जाके अपना वोट देंगे तो वो सारा वोट उन्हीं का काउंट होगा या कि वो वोट सारा साइड पे कर दिया जाएगा, फॉर्म 47 की का नया रिजल्ट आ जाएगा? इस पे जरा बताइएगा, मजेदार किस्म का रिस्पॉन्स दीजिएगा। जो फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो आपकी नजर से भी एक नोटिफिकेशन गुजरा होगा जो गुज़िश्ता रोज हुआ है दफा 144 के हवाले से। जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो सहाफियों के कार्ड भी बनाता है लेकिन उनको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाती। सही। पोलिंग स्टेशन के अंदर ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और जब वहां जाके सिक्योरिटी के जो लोग वहां पर मौजूद होते हैं उनको दिखाया जाता है कि हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कार्ड बना हुआ है, तो वो उस पर भी वो वादे तौर पर जवाब दे देते हैं कि हम ऊपर से हमें मना किया गया कि आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जब तक साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होंगे तब तक ये फॉर्म 47 और 45 जो बदलते रहेंगे। आप भी फील्ड को जाके देखते हैं कि सूरत हाल फॉर्म 45 और 47 की तो हमेशा से चली आ रही है। इस मर्तबा भी अगर हुई है तो आगे भी ये सिलसिला जो है ये चलता रहेगा, ये जारी रहेगा। ये तभी रुक सकता है जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल साफ शफाफ तरीके से किसी की डायरेक्शन पर काम करने के बजाय जब अपने तमाम जोरे बाजू पे काम करेगा और मुकम्मल तौर पे आज़ाद होगा, तब ये इलेक्शन जो है आज़ाद तरीके से लड़े जा सकते हैं। वरना ये फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई जो है ये चलती रहेगी और आगे भी आप देखेंगे कि ये लड़ाई इतने आराम से खत्म होने वाली नहीं है। उसकी वजह ये है कि ये इट मींस के वो जिन्हों के अंदर ने फिर ना ही समझी है ना। मेरा ख्याल है कि इसको ना ही समझा जाए अभी तक हमें इसको समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। उसकी वजह यह है कि ये सूरत हाल उस वक्त तक क्लियर नहीं हो सकती जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल आजाद तरीके से तमाम लोगों को, इंटरनेशनल मीडिया को अंदर की एक्सेस नहीं देते, क्योंकि अंदर की एक्सेस नहीं दी जाती जहां वोट कास्ट हो रहे होते हैं। जी नहीं, लेकिन हमने देखा फरवरी 8 में अगर अंदर की एक्सेस दे भी दी जाए, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने फॉर्म 47 मीन रिजल्ट चेंज करना है तो वो आप रिजल्ट चेंज कर देते हैं विद इम्प्यूनिटी। आपको कोई डर नहीं होता क्योंकि जिसके कहने पे आप कर रहे होते हैं प्रोटेक्शन आपको उधर से मिल रही होती है। तो ये तो बड़ा हम माजी में भी देखते हैं, अभी रिसेंट माजी में फरवरी 8 के बाद भी देखा है। तो फिर वही है कि पूरा सिस्टम आगे चल के चेंज अगर होता है तभी ये भी इलेक्शन कमीशन भी चेंज होगा। और वही इलेक्शन कमीशन अगर अभी तक तो सिलेक्शन कमीशन के तौर पर हम उसे जानते हैं, जब ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि जो आप बता रहे हैं कि फिर वही जो लोग वोट डालेंगे वही वोट काउंट होगा और उसी के ऊपर नतीजा बनेगा और सही माने में जो अवाम का रिप्रेजेंटेटिव होगा या जीतने वाला होगा वही अवाम में जाएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा है। जब तक इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पे आजाद नहीं होगा, जब तक उम्मीदवारों को तमाम उनकी पावर्स नहीं दे दी जाएंगी, जब तक मुकम्मल तौर पे जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो मुकम्मल तौर पे आजाद तरीके से काम नहीं कर सकेंगे, जो पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं वहां पर जो अमला होगा वो मुकम्मल तौर पे आजादी से काम नहीं कर सकेगा, उस वक्त तक ये तमाम लूप होल्स जो है ये ऐसे ही रहेंगे और इस मसले को क्लियर और साफ नहीं किया जा सकता। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिन्होंने ये काम करना होता है वो खुद ही बहुत सारे प्रेशर उठा रहे होते हैं और ये तमाम प्रेशर उठाने की वजह से ही
ये फॉर्म 45 और 47 की लड़ाई जो है वो मुस्तकिल तौर पे चलती आ रही है और आज तक वो चल रही है और आगे भी ये चलती यूं ही नजर आएगी, क्योंकि जब तक आजाद नहीं करेंगे इदारों को, कौमी इदारे जब तक आजाद नहीं होंगे और हर शख्स अपना काम नहीं करेगा, उस वक्त तक ये सूरत हाल बनती रहेगी। क्योंकि दफा 144 नाफिज करने का मकसद आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि बहुत सारों की लोगों की एक्सेस जो है वो बंद कर दी जाती है, जिसकी वजह से ये तमाम सूरत हाल जो खराब होती है और उसके बाद धांधली का शोर मिचता है और ये कहा जाता है जी कि वोट इतने थे, इतने निकलने चाहिए थे, इतने नहीं थे, इतने थे, और मामला फिर अदालतों में जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पे बैक जो करना पड़ता है वो पाकिस्तान की आम आवाम को करना पड़ता है, जो मुस्तकिल तौर पे महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और दीगर तमाम मामला में पिस रहे हैं और उनकी मुश्किलात कम नहीं हो रही बल्कि वक्त के साथ बढ़ती जा रही है। नकवी साहब, इसमें एक आखिरी लास्ट क्वेश्चन, पहले भी इस पे हम काफ़ी अच्छी चर्चा कर चुके। तो अब ये जो 14 कैंडिडेट्स हैं पीटीआई के, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ओब्लिक पीटीआई के, इनको ये डर तो लगा रहेगा कि कल अवाम इनके लिए निकलती भी है, इनको वोट भी पड़ता है, तो हो सकता है फॉर्म 45 के तहत ये हरा लिए जाएं। स्पेशली अगर हम इनकी लीडरशिप की बात करें, अगर फिर पहले हमने काफ़ी उन पर चर्चा की, चौधरी परवेज लाई पे, चौधरी मोनस लाई पे, पहले भी ये मोनस लाई साहब ने तो लड़ा नहीं इलेक्शन, परवेज लाई साहब ने लड़ा, जीते भी, लेकिन उनको नहीं जाने दिया। जिस तरह हमने मेन लीडरशिप पे ऐसे ही लगता है कि उन्होंने जाने नहीं देना, तो हो सकता है कि कल का इलेक्शन भी ये दोनों जीत जाएं, लेकिन वही कहते हैं ना कि 1-2 सीटें तो शायद पीटीआई को मिल जाएं 14 में से, और 10-11 जो है वो फिर पीएमएल नून को ही दे दी जाए। इसकी पॉसिबिलिटी आपको नजर आती है? जी बिल्कुल, ये सूरत हाल बन सकती है, अभी तक मुबहम है लेकिन ये सूरत हाल बन सकती है। लेकिन जैसा कि आप बात कर रहे हैं कि लोगों ने जो वोट कास्ट किया पीटीआई को, लेकिन इधर वोट जो है वो नून लीग को सीटें मिल गई, इतना ज्यादा झुकाव नहीं था। देखिए तहरीक इंसाफ ने एक काम सिर्फ किया, उन्होंने सोशल मीडिया पे लोगों की जहनी तौर पे उन्होंने लोगों को इतना ज्यादा उनके जहनों को आलूदा कर दिया कि अब लगता है कि हर मामला जो है सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। इसमें अगर हम कहें कि कसूर कुछ सोशल मीडिया का भी है तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने वक्त से पहले शोर मचाना शुरू कर किया हुआ है। गवर्नमेंट ने एक्स को तो बंद किया हुआ है और गवर्नमेंट यही समझती है कि जिस पे क्रिटिसिज्म आ रहा है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको बंद कर दो। और आपका ब्रॉडकास्ट मीडिया ऑलरेडी मैनेज्ड है, आई मीन कंट्रोल्ड है, और बाकी अच्छे खासे कर्व्स ओवरऑल मीडिया के ऊपर चल रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि थोड़ा सा बड़ा दिल करे, क्रिटिसिज्म ले। अगर पीटीआई के साथ मुकाबला है, जिस तरह का भी उसका मुकाबला है, वो पॉलिटिकली ही करे, तो आई थिंक यही बेहतर रहेगा। और ये सारी लड़ाई सियासी मैदान में होनी चाहिए, और हम यही होप कर सकते हैं कि जो आप वोट डाल रहे हैं, हम वोट डाल रहे हैं, वो काउंट हो, ना कि एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि वो सारे जो हमारे वोट हैं वो डब्बे में ही रह गए और एक डब्बे में नए डब्बे में से रिजल्ट नया आ गया। नाज़रीन, कल इलेक्शन देखते हैं और इसका रिजल्ट भी आ गया आपके सामने, शाम तक आ जाएगा संडे नाइट को। सो लेट्स सी कि ओवरऑल फॉर्म 45 वर्सेस फॉर्म 47 होता है लाइफ फरवरी 8 की तरह, या कि कोई डिफरेंट स्टोरी होती है। स्टे ब्लेस्ड, सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।